Subscribe Topper Vicini Academy. कट्टरपंथी के हाशिए पर तुमने मानवता को काटा है। तालिबान का शासन ही मानवाधिकार पर चाटा है। मरेगा तो वो भी जिसने मौत का सामान बांटा है। तालिबान का शासन ही मानवाधिकार पर चाटा है। हमने इस शब्द को तालिबान के ऊपर इसलिए कहा क्योंकि तालिबान ने हिंसा के आधार पर, हिंसा का सहारा लेते हुए एक लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर सत्ता काबिज किया। अगर तालिबान के पुराने इतिहास को भी देखेंगे तो उसका इसी प्रकार का इतिहास है। लेकिन तालिबान के इतिहास को समझने के पहले हमें अफगानिस्तान के इतिहास को, भूगोल को और उसकी उथल पुथल राजनीतिक व्यवस्था को भी समझना होगा। आखिर ऐसा एक देश बार बार लोकतंत्र की सीढ़ियां छूते हुए भी फिर से कट्टरपंथियों की जगह क्यों बन जाता है? यह अफगानिस्तान इस बार 15 अगस्त जब हम अपनी आज़ादी स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे थे और ये लॉकडाउन खत्म हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में लैंडलॉक जो कंट्री है वहां पूरी तरह आज़ादी लॉक हो गया। अफगानिस्तान तालिबान के आते ही कब्रिस्तान जैसा क्यों बन गया? इसके पीछे समझने के लिए हमें इसके गहन पहलुओं, सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह अफगानिस्तान वास्तव में लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब यह होता है अन्य लैंड द्वारा, अन्य देशों द्वारा घिरा हुआ एक क्षेत्र जिसकी कोई भी सीमाएं समुद्र से न मिलती हो। इस प्रकार देखेंगे तो यह अफगानिस्तान जो है 7 देशों से घिरा है। 7 देशों, मानचित्र के हिसाब से 7 देश और वास्तविकता के हिसाब से 6 देश। अगर देखें मानचित्र में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जो पहले यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का भाग था, उसके बाद देखेंगे इधर चाइना, इधर इंडिया, पाकिस्तान और फिर ईरान पश्चिम में। और इंडिया का जो लगभग 80 किलोमीटर भाग सटा हुआ है वो वर्तमान में पीओके में आता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से कब्जा जमाए रखा है। अगर देखें अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनने का कारण तो किसी देश की सामाजिक स्थिति 3 चीजों पर निर्भर करती है। वो 3 चीज उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके इतिहास को पलटें कि किस प्रकार का उसका इतिहास है। स्वर्णिम युग क्या उसके इतिहास में कभी रहा है अथवा ऐसा ही स्थिति है? समाज में जो वास्तव में स्थिरता होना जरूरी है, शासन करने वाली जो उसका सिस्टम है यानी राजनीतिक व्यवस्था, उसका उथल पुथल कैसा रहा है? कभी आप देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था कभी अच्छे शासक रहने के कारण अफगानिस्तान में भी स्वर्णिम युग रहा है, स्वर्णिम काल रहा है, यानी वहां पर महिलाओं की आज़ादी इस स्तर की थी कि अन्य देशों से किसी भी मामले में कम नहीं थी। महिलाएं अपनी इच्छा से क्लब जाती थी, घूमती थी, गाड़ी चलाती थी, ऐसा भी एक दौर था। और देखें तो उस समय भारत की महिलाओं की स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति उस समय रही है। उसके बाद भी ऐसी वर्तमान स्थिति जहां लोग मूलभूत आवश्यकताएं तो छोड़िए, बोलने तक की और सोचने तक की आज़ादी छीन गई है। तालिबान को भी समझेंगे हम, अफगानिस्तान को। पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये 7 देशों से घिरा और वास्तव में 6 देशों से घिरा एक देश है, एक क्षेत्र है अफगानिस्तान। ये अन्य देशों से घिरे होने के कारण अन्य देशों का प्रभुत्व इसमें स्थापित करने की होड़ रही है, जो उसके इतिहास को भी दर्शाता है। भूगोलिक स्थिति में देखेंगे
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 6,52,864 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है, जो कि भारत के अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला देंगे तो ये आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान को मिलाने के बाद यह स्थिति बनती है। जनसंख्या के हिसाब से 13,13,90,200 लोग यहां पर निवास करते हैं। अगर जनसंख्या के स्थिति को देखें तो पहले अफगानिस्तान कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, यानी यहां की जनसंख्या पूरी तरह हिंदू थी। उसके बाद बौद्ध के आगमन के बाद यहां बौद्धिस्ट का भी प्रभाव रहा। तो किस प्रकार यह कट्टरपंथी मुस्लिम का स्थल हो गया, और वर्तमान में देखेंगे तो यहां पर मात्र हिंदू की आबादी 1,000 ही रह पाई है। अगर देश में देखें तो वर्तमान में अफगानिस्तान 34 राज्यों में बटा हुआ है। 34 राज्यों में 34 राज्य हैं इसके, और 421 जिले हैं। इसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो हेरात, जो कि ईरान से सटा है, यहां पर भी इसकी समस्या है। यहां पर भी इसकी समस्या हेरात में, कारण आप जानते हैं कि ईरान में शिया बाहुल्य है, जबकि अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों में सुन्नी ये है। अब देखें तो ये कांधार जो पाकिस्तान के सटे क्षेत्र से बनता है, कांधार का क्षेत्र, वो कांधार जो कि तालिबान अपना राजधानी बताती है। इसके पीछे कारण को भी हम जानेंगे, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान से सटे होने के कारण पाकिस्तान इन तालिबानों और उसके आतंकवादियों को पनाह देता है और सपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से सटे होने के कारण कांधार में सुरक्षित होना आसान है। आप जानते हैं कि भारत का जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो यहीं उतारा गया था। यही वो कांधार है जहां भारत के प्लेन को हाईजैक करके नेपाल से ले जाया गया और कांधार पे उतारा गया, जिसके उसको छुड़ाने के लिए हमें खूंखार 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, उनकी शर्तों को मानना पड़ा था। उस समय भी तालिबान की सरकार यहां थी। अब देखिए बामियान, ये बामियान वही है जो बौद्ध की विशालकाय मूर्ति को तोड़ा गया। बामियान ये भी क्षेत्र अफगानिस्तान में है। मजार शरीफ इनका एक बड़ा शहर है, जो कि उज्बेकिस्तान के आसपास आपको देखने को क्षेत्र को मिलेगा। काबुल नदी पे बसा हुआ है, जो कि वहां लोकतांत्रिक सरकार की राजधानी है वर्तमान में। और इसके अब देखिए कि ये जो है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सीमाओं से अमू दरिया नाम का नदी बहती है, जो कि पहले यूएसएसआर, रसिया यानी यूएसएसआर, ये तीनों क्षेत्र पहले रसिया में थे। तो उनके और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता रहा है और आज भी सीमा निर्धारित करता। अगर देखें और इसके ये देखिए हिंदू कुश, ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के आधे क्षेत्र में हिंदू कुश है। वहीं पर पंजशीर क्षेत्र भी है, जिसको तालिबान कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सका। पंजशीर के बारे में भी हम समझेंगे कि पंजशीर वास्तव में 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, यानी 5 शेर जिसको कहा जाता है। ये इतना कठिन है कि वहाँ पर आसान नहीं है। यहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि से नॉर्दर्न एलायंस का है कब्जा। अब देखिए, अगर देखें तो भाषा यहाँ अफगानिस्तान की दरी फारसी है और पश्तो बोली जाती है। आबादी वर्तमान में 99.7% इस्लाम को मानती है। उसके बाद भी हिंदू मंदिर वगैरह यहाँ मिलते हैं। जनसंख्या, आपने जब जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा यहाँ महिलाओं की बद से बदतर है। न तो महिलाओं को घर से निकलने की अकेले में आज़ादी रहती है, तालिबान जब वहाँ कब्जा कर लेता है ऐसी स्थिति में। और अगर देखें तो एसडीआई इसकी रैंक जो है मानव
मानो कि जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ भी 169वीं रैंक है। खेती में आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं होता, जहाँ आप देखते हैं समाज, अगर दो चीज़, या तो विकास होगा या तो विनाश होगा। अगर विनाश होता है समाज का तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तस्करी, अपराध, इस तरीके से आतंकवाद, अराजकता ही रहे आपको मिलेगी। इसलिए इसके समाज में यहाँ भौगोलिक रूप से या तो अफीम की खेती होती है या तो आतंकवाद की। अगर देखें तो इसके भूगोल में आपने देखा कि आतंकवाद की जड़ में फैला हुआ है। इसके इतिहास को देखेंगे तो रक्त रंजित इतिहास बनता है। राजनीतिक व्यवस्था इसकी लाशों की ढेरों पर है। जिस प्रकार से तालिबान ने इस अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का पूरा प्रयास किया, उसके इतिहास को समझना होगा। वास्तव में यह पाकिस्तान है जहां पर सिंधु नदी यहां बहती है, और ये सिंधु नदी पार करके इतिहास के में देखें तो बहुत से अफगानी राजाओं ने भी भारत पे आक्रमण किया। तुर्कों ने भी इसी नदी को पार करके आक्रमण किया, ये सिंधु नदी। तो ये जो क्षेत्र था और यहाँ पर ये अमूर दरिया, ये आक्रमणकारियों का क्षेत्र रहा। जिस समय यह कोई मुस्लिम आक्रमणकारियों का कोई अस्तित्व नहीं था, न ही कोई अफगानिस्तान नाम से अस्तित्व था। कभी ये हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज 1000 हिंदू बचे हैं। अब आइए अफगानिस्तान के इतिहास के पन्नों को पलटने का कोशिश की जाए। अगर इसके फ्लैशबैक में जाएंगे तो हमें 5500 वर्ष पूर्व के इतिहास को जाना होगा। गांधार के नरेश यानी राजा सुबाला हुआ करते थे। वो सुबाला की एक बेटी थी जिसका नाम था गांधारी। जिस प्रकार से एक माँ बाप को अपने पुत्री के विवाह की चिंता होती है, उसी प्रकार आजकल की बात अलग है। आजकल छत से शादी हो जा रहा है, बगल में पड़ोसी से कर ले रहा है, माँ बाप की कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वो राजा अपनी पुत्री के लिए सुयोग वर की तलाश कर रहे थे। उस सुयोग वर की तलाश में वो कहाँ तक आ गए? हस्तिनापुर आ गए, यानी भारत एक समय था जब अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। वो हम इतिहास के जानेंगे। उसके पहले जानिए कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र प्रारंभ हुआ अफगानिस्तान का क्षेत्र। तो कांधार से, और ये हस्तिनापुर के राजा उस समय थे धृतराष्ट्र। आप जानते हैं महाभारत में जाएंगे तो दुर्योधन के पिता यानी धृतराष्ट्र यानी गांधारी का विवाह, जो सुबाला राजा की लड़की थी, गांधारी के विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। और धृतराष्ट्र के यहाँ ही शकुनी रहते हैं और महाभारत का एक विकराल और विभीषिका पूर्ण युद्ध होता है जो कि 18 दिन चलता है। 18 दिन में युद्ध होने के बाद बहुत से कौरव मारे जाते हैं। कौरव की जनसंख्या जितनी भी थी, सेना लगभग खत्म हो जाती। जो लोग बचे रहते हैं वो वापस शकुनी के नेतृत्व में गांधार आ जाते हैं। गांधार वापस शकुनी वहाँ का नरेश बनता है और शकुनी के नेतृत्व में ही कौरव वहाँ रहते हैं। बाद में जो कौरव रहते हैं वो ईरान और सऊदी अरब चले जाते हैं। वो ईरान और सऊदी अरब चले जाते हैं। ये ईरान का क्षेत्र और सऊदी अरब चले जाते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि ईरान और सऊदी अरब में जो लोग हैं वर्तमान में, वो भी कहीं ना कहीं ओरिजिन उनका हिंदू होगा? उसके बाद अगर देखें वहाँ का प्रमाण जो है, गांधार का जो नाम है गंधार, वो वर्तमान में कांधार हो गया। ये वही कांधार है जहां भारत के प्लेन को हाईजैक करके यहां उतारा गया था। अब ये गांधार, इसका मतलब होता है गंध प्लस धार। ये गंध वास्तव में शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। शिव को अर्पित किया जाता है गंध के रूप में। और धार आप जानते हैं कि जल अभिषेक वगैरह जो भी शिव के करते हैं उससे, इसीलिए शिव की पूजा के भी वहाँ प्रमाण मिलते हैं। शिव के भी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि उसके बाद
जो आज भी वहाँ देखें तो बाद में 11वीं सदी के बाद जो हिंदू गौरी मंदिर आपको दिखेगा जो 11वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था। गणेश की मूर्ति और सूर्य पूजा का प्रचलन जैसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि वहाँ पर आप देखेंगे अभी जो अमेरिका की सेना थी 20 साल में, उसने एयरक्राफ्ट जो कि टाइम वेल में फंसा हुआ है, टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फंसा हुआ है, ये प्रमाण आया है। वो वहाँ पर उस समय के विकसित यानी एयरक्राफ्ट यानी वैसा प्लेन उस समय हुआ करता था जो जिसके प्रमाण मिले हैं अमेरिकी सैनिकों के, वो बामियान के गुफे में आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रमाण आए हैं और यहाँ पर कई सैनिक के खोने की स्थिति प्राप्त हुई है कि बहुत से सैनिक वहाँ खो गए। एक्चुअली वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑरा फैला हुआ है। और ये जो गांधार है और गांधार काबुल इसकी चर्चा ऋग्वेद में, उत्तर रामायण में और महाभारत में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और ये आप जानते हैं कि प्राचीन पुस्तकें बहुत ही पुरानी हैं। तो ये जो क्षेत्र था वो हिंदू आधिपत्य वाला क्षेत्र था, हिंदू संप्रदाय परंपरा को मानने वाले क्षेत्र थे। तो इसका नामकरण 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के रूप में हुआ था। 700 BC में अगर देखेंगे उसके पूर्व भी तो ये गांधार एक महाजनपद के रूप में था। यानी गांधार जो सिर्फ है गांधार के रूप में वर्तमान में गांधार, ये आपके पौराणिक इतिहास में भी और मध्यकालीन इतिहास में भी आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ अफगानिस्तान के क्षेत्र में आप देखेंगे कोई भी राजा किसी का भी लंबे समय तक आधिपत्य नहीं रहा है, शासन नहीं रहा है। कारण उथल पुथल रहा है, आक्रमणकारी या तो यहाँ से निकले हैं या तो यहाँ पर आक्रमण झेले हैं, यानी कोई लुट गया और कोई लुट गया। जैसे कुषाण, हथलिफ्ट, समानी, गजनवी, मोहम्मद गौरी, मुगल, दुर्रानी, ये सब यहाँ पे उत्थान हुए थे अफगानिस्तान में। वहीं कई बाहरी आक्रमणकारियों का भी विभीषिका अफगानिस्तान का क्षेत्र झेला है, जैसे सिकंदर, उसके बाद फारसी, दारा प्रथम, तुर्क, बाबर, मोहम्मद गौरी, ये बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब जो राजा थे वो दिल्ली से शासन कर यहाँ पर अधिकार जमा रहे थे, यानी अपने नियंत्रण में रखा था। वहीं पर अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत में आप देखेंगे कि विलेन के रूप में मराठा युद्ध में आप देखेंगे मराठा से अहमद शाह अब्दाली का, तो उसको नेगेटिव फॉर्म में अहमद शाह अब्दाली में भारत के इतिहास में देखा जाता है। लेकिन वहाँ पर अफगानिस्तान में वो एक महानायक के रूप में है। अब देखिए ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में थी, जैसा मैंने कहा कि कुछ शासक भारत में शासन करते हुए अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखे थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण में अफगानिस्तान था और शासन यहाँ से करती थी। तो उनका जो 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये पूरी तरह स्वतंत्र हो गया, पूरी तरह स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से 19 अगस्त और 1919 में। ये वो दौर है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पे था और गांधी युग प्रारंभ हो चुका था। वैसे जहां पर हम स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाए थे, वहां अफगानिस्तान ने पूरी तरह स्वतंत्रता 26 वर्ष पूर्व ही हमसे प्राप्त कर लिया। अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज का पतन वर्तमान में जब आप 15 अगस्त मना रहे थे, 15 अगस्त 2021 को हो गया फिर से तालिबान का कब्जा हो गया, यानी तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान के क्षेत्र में हो गया। सिकंदर का आक्रमण आप देखेंगे 327 BC पूर्व हुआ। उस समय पूर्व यहाँ हकमानी शासन थे उनके समय, और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेनियन शासन के समय बौद्ध प्रभाव अधिक था। यहाँ पर बामियान की मूर्तियाँ देखी गई, जिसे आप जानते हैं कि तालिबान ने पूरी तरह तोड़ दिया। कई अफगानी ने दिल्ली पे शासन किया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अहमद शाह अब्दाली
उसमें से एक थे जिन्होंने पहली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ पूरी तरह नियंत्रण किया। अहमद शाह अब्दाली पहले शासक के रूप में जो नियंत्रण करने वाले शासक के रूप में उभरे। बाबर, नादिर शाह इत्यादि का दौर भी यहाँ देखने को मिला। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर सिख का भी साम्राज्य रहा है। राजा दिलीप सिंह जो कि यहाँ पर एक सिख प्रांत के रूप में इन्होंने बनाया, सिख साम्राज्य का हिस्सा था, राजा दिलीप सिंह थे। उसके बाद अंग्रेज आए यहाँ पे। अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता नींव रखी। उसके बाद से ये भी इसके नियंत्रण में आ गया। ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का। ये जो देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो 1893 में सर मार्गरेट डुरंड ने सीमा रेखा का निर्धारण किया। वर्तमान में, उस समय भारत में था, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तालिबान इस सीमा रेखा को मानने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी इतिहास के पन्नों में। हिंदू कुश पर्वत जैसा कि सिंधु नदी, हिंदू कुश इत्यादि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो क्षेत्र है वास्तव में हिंदू क्षेत्र था। हिंदू संप्रदाय को मानने वाले, यहाँ पूजा पद्धति हिंदू संप्रदाय इत्यादि से होती थी। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.